नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये भारतीय संविधान की ये दूसरी क्लास है, यानी पॉलिटी की ये दूसरी क्लास है। एक क्लास हो चुकी है दोस्तों, उसमें मैंने कई टॉपिक करा दिए हैं, इसमें और चलाएंगे। और ये क्लास स्पेशली यूपी पुलिस एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को बहुत मज़े से देख सकते हैं। दोस्तों, हम इसमें थ्योरी भी कराएंगे, कंसेप्ट भी कराएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे, सारा कुछ कराएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चलिए चलते हैं। जैसा पहला है भारतीय संविधान सभा, इसको डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान सभा, जो भारतीय संविधान सभा है, इसका गठन हुआ था किसका दोस्तों? इसका गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। किसके? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत इसका अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट तरीके से इसका गठन हुआ था। इसकी बताएं, इसमें जो चयन हुआ था, निर्वाचन हुआ था सदस्यों का, वो एक सदस्य हुआ था प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर। कितनी? 10 लाख जनसंख्या पर कितना था? एक सदस्य। ठीक है दोस्तों। और इसमें कुल सदस्य थे कितने? 389। ब्रिटिश भारत से कितने थे? 296। देसी रियासत से 93। महिलाएं कितनी थी? 15। ये एग्जाम में अक्सर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। आगे बताएं दोस्तों। प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर कब? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को इसी को स्वीकार कर लिया गया। यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है, आगे जाकर संविधान की प्रस्तावना के रूप में बन गया। उसके बाद हुई थी 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को हमारी अंतिम बैठक हुई थी और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसके क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो इसको आपको पहली क्लास देखनी पड़ेगी। उसमें थोड़ी आवाज़ में दिक्कत है, फिर भी उसको थोड़ा मैनेज करें और उसको देखें। उसके बाद इस क्लास को देखना, इसमें भी मैं रिवीजन करा रहा हूँ। इसमें अगला है उद्देश्य का, जो उद्देश्य का बनी थी वो। इसमें है भारत कैसा होगा? भारत होगा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ पे लोकतांत्रिक गणराज्य रहेगा। इसमें 3 प्रकार के न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समता है। दोस्तों, न्याय कितना है? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बता दूं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कौन से 3 शब्द जोड़े गए? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अगला केशवानंद भारतीवाद हुआ था 1973 में। इसमें उच्चतम न्यायालय ने उद्देश्य का को संविधान का भाग बताया। इसने कहा था केशवानंद भारतीवाद में 1973 में कि जो उद्देश्य का है यानी प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, और भाग है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। उसी के बाद प्रथम यानी सबसे पहले अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, वो कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान यानी जो उद्देश्य का है उसमें एक बार संशोधन हुआ है। जैसे 76 में ये हुआ और 3 वर्ष बाद इसमें 73 के बाद 76 में इसमें संशोधन हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का को संविधान की आत्मा कहा है। किसके? संविधान की आत्मा कहा है। के.एम. मुंशी ने उद्देश्य का को राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। अगर इसके क्वेश्चन देखने हैं तो आप पहली क्लास देख सकते हैं दोस्तों, उसमें क्वेश्चन कराए हैं। थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा, आवाज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसमें मैंने राष्ट्रपति भी करा दिया है, भारत का प्रथम नागरिक हो, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति। तीनों सेनाएं कौन सी? थल सेना, जल सेना और वायुसेना। ये भी क्वेश्चन करा दिए मैंने। उसके बाद इसमें मैंने पूरा ही करा दिया, जैसे कि
ये भी उसमें करा दिया है। इसमें खाली रिवीजन चल रहा है। आगे की 10 मिनट में प्रत्येक क्लास स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट तक रिवीजन कराऊंगा, जिससे कि आपको पुरानी क्लास से, जो पिछली क्लास है उससे ये वाली क्लास कनेक्ट हो चुकी। जैसे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा के ओनली निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। और लोकसभा में कितने होते, 545 सदस्य रहते हैं। कितने, 545। और राज्यसभा में 245। अब इधर से ये कम हो गए हैं, कितने, अब रह गए हैं 543। राज्यसभा, जो राज्यों की विधानसभा हैं उनके सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति है जो त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको देगा, राष्ट्रपति को। पदावधि कितनी रहेगी, 5 वर्ष। 5 वर्ष जिस दिन कुर्सी पर बैठेगा उस दिन से 5 वर्ष तक रहेगी। हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। ये किस में है, आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। योग्यता, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने हो। शपथ सीजीआई दिलाएगा। कौन दिलाएगा दोस्तों, सीजीआई। मान लो सीजीआई नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये भी, इसके भी क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके लिए आपको पहली क्लास देखनी पड़ेगी दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे है राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया। ये आर्टिकल 61 में है। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी उसका आरोप क्या है, जो राष्ट्रपति है उस पे है संविधान का अतिक्रमण। क्या है, संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन। ये किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकती है। किसी भी सदन से मतलब है लोकसभा और राज्यसभा से, किसी भी। दोनों सदनों से अलग अलग पारित करना पड़ेगा। कुल सदस्यों को कितने, 2/3 सदस्य इसको पारित करेंगे। इसके क्वेश्चन करा दिए। अब यहाँ पे आ गए हैं। आज इसको हम डिटेल में देखेंगे दोस्तों। अब इसको देखने से पहले आपसे फिर कहूँगा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसी के साथ आप विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, जिससे कि आपको वहाँ से पीडीएफ लेने में कोई दिक्कत ना हो, ले सकें। जैसे अब यहाँ से करते हैं उपराष्ट्रपति। ध्यान से सुने दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का कैसा, पदेन सभापति रहता है। राज्यसभा का कैसा, पदेन सभापति। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन, उपराष्ट्रपति। निर्वाचन में सबसे पहले बात करते हैं निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल में लोकसभा के सभी सदस्य का मतलब 543 सदस्य। राज्यसभा के सभी सदस्य मतलब यानी कितने हो गए, 245। इतने सदस्य इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। वहीं राष्ट्रपति के में कौन, ये तो हो गए वाइस प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के में कितने, लोकसभा के 543, क्योंकि इसमें जो मनोनीत सदस्य हैं वो हटा दिए गए हैं। और राज्यसभा के कितने, इसमें से कर देंगे 12 माइनस, यानी 233 सदस्य। इतने सदस्य इधर से लेते थे और राज्यों के लेते थे राष्ट्रपति के, लेकिन ये हटा दे रहे हैं। इसको आपको याद रखना है। और इनका जो वो है निर्वाचन, वो होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी गुप्त मतदान के द्वारा अप्रत्यक्ष तरीका से। कैसे, अप्रत्यक्ष। इनको शपथ कौन दिलाएगा, इनको शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे, सीजीआई। ठीक है दोस्तों। कार्यकाल रहेगा 5 वर्ष और ये पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र हैं। योग्यता की बात करें उपराष्ट्रपति की, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। वहीं अगर हम राष्ट्रपति की बात करेंगे, ये तो उपराष्ट्रपति की, अगर राष्ट्रपति की बात करेंगे तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। किसका, लोकसभा का। इधर राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको देगा, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र। यहाँ से हो गए ये। अब इधर देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। तो लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे राज्यसभा का सभापति होता है किसका,
राज्यसभा का सभापति कौन रहता है? उपराष्ट्रपति। सही मायने में तो ये है, जो ये उपराष्ट्रपति महोदय हैं, इनको जो पैसा मिलता है वो किसका मिलता है? वो राज्यसभा के सभापति का मिलता है। किसका? पेंशन भत्ता जो भी कुछ मिलता है वो सब कुछ इसका मिलता है। उपराष्ट्रपति का कुछ नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति का दो काम है, दो काम है मेन। एक तो ये राज्यसभा के सभापति महोदय, और दूसरा जब भी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति अपने पद के अयोग्य होंगे, अयोग्य का मतलब ये है, एक तो अयोग्य हों, उनकी मृत्यु हो गई हो, वो बीमार हो, किसी भी कारण से वो अपने पद पर बैठे ना हो, यानी उनकी कुर्सी खाली हो, तो उसी समय जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी कुर्सी पर बैठ जाएंगे। और उनकी कुर्सी पर बैठने का समय है 6 माह तक, मात्र 6 माह तक उनकी कुर्सी पर बैठेंगे। और 6 माह तक वो जो राष्ट्रपति को पेंशन, तनख्वाह जो कुछ भी मिलता है वो किसको मिलेगी? उपराष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, ये इनके दो इम्पोर्टेंट कार्य हैं। आगे बात करें, आगे है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। दोनों सदन यानी कि दोनों सदन बता दूं आपको, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के सभी सदस्य। सभी सदस्य से मतलब है लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य। तो इसका आंसर ये हो गया। आगे बात करूं, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। कहाँ पर दोस्तों? केवल राज्यसभा में, और लोकसभा की मात्र सहमति आवश्यक है। ओनली सहमति, सहमत हो जाए। आगे के कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष हो। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। आगे है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति रहता है, ये भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। आगे है राष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि इसका कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। आगे है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये दोस्तों। आगे है निम्न में से किस एक की अध्यक्षता के ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य ही नहीं है? वो कौन है? राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो तो उसका सदस्य होता है, लेकिन जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उसका सदस्य नहीं होता है। वो सदस्य नहीं होते हुए वो क्या होता है? वो उपराष्ट्रपति है। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति है, लेकिन उसको इसका सदस्य बना, एक तरह से सभापति बना दिया जाता है। अब आ गए अगले टॉपिक पर। अगला है केंद्रीय मंत्री परिषद। इसमें शामिल करते हैं क्या है केंद्रीय मंत्री परिषद। सबसे पहले इसका आकार, आकार आपको बता दूं, मान लो लोकसभा है, लोकसभा में सदस्य कितने? अधिकतम 550, इसका 15%, ठीक है, इतने रहेंगे मंत्री। इतने के कौन रहेंगे? मंत्री। और ये ही है मंत्रिपरिषद का आकार, आपको बता दूं। और इसमें रहेंगे, जैसे मान लो ये मंत्रिपरिषद, ये क्या है? मंत्रिपरिषद है। क्या है दोस्तों? मंत्रिपरिषद। तो इसमें एक तो कैबिनेट मंत्री होंगे, कौन से? कैबिनेट, और दूसरे राज्य मंत्री, और तीसरे उप मंत्री। ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। और जो किचन है इसी के अंदर, सॉरी कैबिनेट मंत्री हैं, इसी के अंदर रहते हैं किचन कैबिनेट। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं किचन कैबिनेट वाले। तो इसका आकार कितना होगा? 15%। तो इसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सहित कितने हो गए दोस्तों? इतने, यानी लोकसभा के सदस्यों का 15%। आगे बात करें, आगे है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति होती है किसकी? मंत्रिपरिषद को। इसका बता दूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करेंगे PM की नियुक्ति। PM की नियुक्ति कौन? जो बहुमत प्राप्त दल का नेता हो, अक्सर उसी को कहते हैं, बहुमत प्राप्त दल के नेता को। यानी अभी जो इलेक्शन होगा 24 में संसद का, उसमें जौन जीतेगा, बहुमत BJP हो या कांग्रेस हो, जौन सी पार्टी हो, जिसका बहुमत होगा
उसी के एक नेता को क्या राष्ट्रपति महोदय पीएम नियुक्त कर देंगे। क्या कर देंगे? नियुक्त। उनकी नियुक्ति होती है सबसे पहले तो। अब इनकी नियुक्ति हो जाएगी। ये भाई साहब पीएम भाई साहब एक बनाएंगे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब एक लिस्ट। उस लिस्ट में नाम लिखेंगे जितने भी उनके बहुत ही एक तरह से योग्य हों और चाहते हों और जानकार हो और उनकी नज़र में अच्छे लोग हों, उनको बनाने यानी उनको मंत्रालय के आवंटन कर देंगे कि इसका मंत्री ये है, इसका मंत्री ये है, इसका मंत्री ये है। ये लिस्ट दे देंगे किसको? ये लिस्ट दे देंगे पूरे राष्ट्रपति महोदय को और इनसे कहेंगे कि आप इन लोगों को मंत्री बनाएं, यानी मंत्री नियुक्त करें। तो पीएम जो राष्ट्रपति हैं वो इनको नियुक्त कर देंगे। किसकी सलाह पर? तभी तो लिखा है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति होती है। और एक और बात, ये जरूरी नहीं है कि बहुमत प्राप्त का दल का नेता हो या उसको है कि लोकसभा का सदस्य हो, ये भी जरूरी नहीं है। वैसे तो ये है कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है प्रधानमंत्री, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि किसी भी सदन का हो। अगर आप क्लास देख रहे हैं, अगर आप हैं तो आप भी योग्य हैं, बस भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, दिवालिया ना हो, यानी थोड़ा मानसिक संतुलन ठीक रहा हो, तो आपको भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन वो कितने? मात्र और मात्र 6 माह तक आप यानी, और जो पीएम साहब हैं ये किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं, लेकिन किसी भी सदस्य को। लेकिन कब तक? मात्र और मात्र 6 माह तक। 6 माह के बाद संसद का जब भी सत्र आएगा तो उसमें अपनी सदस्यता को साबित करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाए तो आपका पद चला जाएगा, चाहे आप मंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री हों। आगे बात करें, जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। हटाया जा सकता है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के बाद मंत्रिपरिषद को। मंत्रिपरिषद का जो आकार रहता है वो कितना रहता है? 15% से अधिक नहीं होगा। किसके? लोकसभा की। जो लोकसभा है उसका 15%। और 91वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया। आगे बताऊं कि ये जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? वो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। लेकिन कौन सी? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, और व्यक्तिगत रूप से किसके? व्यक्तिगत रूप से होती है किसके? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के उत्तरदायी। अब इसमें लगाते हैं क्वेश्चन कि भारत का प्रधान प्रमुख होता है किसका? केंद्र सरकार का होता है। और राज्य सरकार का कौन सा होता है? सीएम का। और राज्य का, जो राज्य सरकार ने, राज्य का प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट। राज्य का या संवैधानिक प्रमुख कौन रहता है? राष्ट्रपति। आगे बात करें भारत का प्रधानमंत्री। अब इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, 30 सेकंड मिलती हैं आपको इस क्वेश्चन के लिए, और आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप 110% इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। नहीं है तो आजमा के देखें, मैं कह रहा हूँ गलत करेंगे। भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है कि चयनित होता है कि मनोनीत होता है कि नियुक्त होता है? आपको समय मिलता है, अब स्टार्ट करें। कमेंट बॉक्स करें, मैं भी देखूंगा कि आपने कितने बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। इसको कमेंट करें, मैं भी देखता हूं कि मेरी कितने लोगों ने वीडियो देखी, उनमें से कितनों ने इसका आंसर ठीक दिया है। मैं ये चेक करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आप गलती करेंगे। दोस्तों तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक के बटन पे भी दबा दें। अब इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर है नियुक्ति। क्या है दोस्तों? नियुक्ति। कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ना उनका निर्वाचन होता है, ना मनोनीत होता है, ना चयनित होते हैं। उनके क्या होती है? नियुक्ति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान या दायित्व किसके हैं? प्रधानमंत्री के। आगे बात करें, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के भी हो सकते हैं, लोकसभा के भी हो सकते हैं। कंडीशन कुछ ऐसे हैं कि अगर राज्यसभा के होंगे तो 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, अगर लोकसभा के हैं तो कितनी? 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। ये इनके लिए कंडीशन है, और वो किसी भी सदन के हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मनमोहन सिंह, वो किसके थे? वो थे राज्यसभा के। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो किसी भी सदन के सदस्य हों,
किसी भी के नहीं होंगे, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा के, किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, फिर भी उनको एक तरह से प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन क्या है, उनको 6 माह के भीतर, कितने, 6 माह के भीतर अपनी सदस्यता को एक तरह से स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो किस सदन के सदस्य हैं। अगला है कि संविधान में मंत्रिमंडल, किसका, मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कब, तो वो है आर्टिकल 352। आपको बता दूं आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है दोस्तों, इसमें है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल है इसमें। और इसमें इसी में 352 में मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग किया गया है। वो कब किया गया है, यानी जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ही राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करेंगे, लेकिन वो किसकी, वो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, किसकी, मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर इसको करेंगे, लिखित सिफारिश पर करेंगे। और इसको जोड़ा गया था कब, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया था। उससे पहले क्या था कि आप राष्ट्रपति अपनी मनमानी करता था। आगे कैबिनेट का तात्पर्य है, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है, कैबिनेट स्तर के मंत्री, शासन के सभी मंत्रीगण अपने सचिव के साथ, तो इसका आंसर यही हो गया, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मुख्य मुख्य जो होते हैं मंत्री, जैसे कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री आएगा, विदेश मंत्री आएगा, गृह मंत्री आएगा, और डिफेंस मिनिस्टर आएगा, और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री आएगा। कुछ गिने चुने लगभग 6, 7 या 10 तक होते हैं मंत्री, वो इसी में आते हैं कैबिनेट मंत्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। और प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त। तो इसका आंसर ये हो गया, आपको ऊपर बताया था, आ गया ना। उसकी नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं, तो वो होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं, व्यक्तिगत रूप से आपको बता दूं वो होते हैं राष्ट्रपति के। अगर यहीं पे पूछे कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहती है, तो किसके, राष्ट्रपति के। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहती है, लोकसभा के। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही रहता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसका, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का हेड है, तो वो किसके, लोकसभा के प्रति। और सामूहिक, ये तो सामूहिक रूप हो गया, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, राष्ट्रपति के। आपको बता दूं कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी क्यों होता है, कि लोकसभा जनता का सदन है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब यह है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की चुनी सरकार, कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की चुनी हुई सरकार। तो आपको भी जनता को एक तरह से जवाब देना पड़ेगा। और जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो कहाँ बैठे हैं, लोकसभा में। जो प्रधानमंत्री है तो वो किसके, इसके प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिमंडल रख सकती है, तो कौन सा, विश्वास प्रस्ताव। आगे है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था, वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, वह मंत्री रह सकता है। आपको पहले बता चुका हूँ, 6 माह तक। उसके बाद 6 माह के लिए इसलिए क्योंकि जो संसद है, संसद में न्यूनतम यानी न्यूनतम मिनिमम कितने होनी चाहिए, 70, 2 होनी चाहिए। और अधिकतम चाहे कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 होनी चाहिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 50। आगे, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री की। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है, वो कौन सा है, श्वेत पत्र। आगे है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15%, कितनी, 15% से अधिक नहीं होगी। तो वो कौन सा, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम बताता है ये चीज़, कि जो लोकसभा है 550 सदस्य के 15%।
15% इंटू 100, ये चीज़ रहेगी। दोस्तों ये अगला टॉपिक आ गया है। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसमें है महान्यायवादी। कौन है दोस्तों? महान्यायवादी। ये आर्टिकल 76 में है। ये भारत का सर्वोच्च विधि सलाहकार रहता है। कौन सा? विधि सलाहकार। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। योग्यता जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती है वो। अधिकार क्या है? ये भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है, संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, और अधिकार किंतु मतदान करने का इसका है। इसकी कुछ और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, सामान्यतः 3 वर्ष रहता है इसका कार्यकाल। आपको बता दूं सिंपल भाषा में कि आपका, किसका? आप यानी आम जनता, या आम जनता होगी, या कोई इंडस्ट्री होगी, या कोई भी हो गया। आप अगर सरकार पर केस करते हैं, किस पर? सरकार पर केस करते हैं, और केस करने के बाद न्यायालय में क्या आप तो अपना वकील कर लेते हैं कि आपका पक्ष रहेगा, और सरकार का जो पक्ष है वो कौन रखेगा? वो रखेगा ये महान्यायवादी। ठीक है दोस्तों, ये एक तरह से सरकार का वकील रहता है, विधि सलाहकार रहता है। और इसकी एक और है, ये जो लोकसभा है, राज्यसभा है, किसी भी सदन में, किसी भी सदन की बैठक में या किसी भी सदन में भाग ले सकता है, सब कुछ कर सकता है, बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है, बस मतदान नहीं करेगा। मतदान इस वजह से नहीं करेगा क्योंकि वो उसका सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है इसी वजह से। लेकिन वो सभी कार्रवाई में भाग ले सकता है। जैसे ये संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, किंतु मतदान नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? मतदान नहीं करेगा। और भारत के सभी न्यायालय में, सभी यानी चाहे राज्य के हों, चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई सा भी हाई कोर्ट, जो 25 हाई कोर्ट हैं उनमें से चाहे कोई सा भी हाई कोर्ट हो, और सत्र न्यायालय हो, किसी में भी वो सुनवाई के लिए पात्र है, यानी कर सकता है। और ये कौन से? आर्टिकल 76 में है। अब जहाँ तक मैं जानता हूँ, यहाँ से अब आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? वो कौन है? महान्यायवादी। इसको बोलते हैं एजीआई। एजीआई का मतलब क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला है, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी विधि सलाहकार, भारत के राष्ट्रपति किसके होते हैं? वो होते हैं भारत सरकार के विधि सलाहकार। आगे, निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? कौन है? भारत का महान्यायवादी यानी एजीआई। आगे, निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है? वो कौन है? महान्यायवादी। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। संसद के किसी भी सदन के सदस्य न होने पर भी वह सदन की बैठक में भाग ले सकता है, तो वो कौन है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ये किस में है? आर्टिकल 148 में। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका कार्य क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों के लेखों का परीक्षण करना। किसके? केंद्र और राज्य सरकार के लेखों का परीक्षण। और ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। आगे है, राष्ट्रपति इसी रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है। कहाँ पर? संसद के, ये रखवाता है संसद के पटल पर राष्ट्रपति। कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। सेवानिवृत्त के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद के लिए पात्र नहीं है, यानी अब ये आगे कहीं पे भी कोई कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको सरकार के सारे लूप होल का पता रहता है। यानी सरकार कहाँ पर कमजोर है, कहाँ पर क्या है, उसको सब कुछ पता रहता है। इसलिए ये कहीं पे भी कोई ड्यूटी, कहीं पे कोई काम नहीं कर सकता है, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान होगी? तो वो किसके समान होगी? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उठाया जाता है, उसी प्रकार किसको? भारत के महानियंत्रण एवं लेखा परीक्षक को। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? आर्टिकल
1948। आगे है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष हो या 65 वर्ष, कितना है आपको देख लें, ये 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, या वो 6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष। अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है, वो किसके द्वारा, संविधान द्वारा। आगे नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी, संसद की, वो है सर्वोच्च न्यायालय की। आगे निम्नलिखित में से कौन संसद की लोकसभा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है, वो कौन रहता है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। आगे भारत एवं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति किसकी है, वो है किसकी, राष्ट्रपति की। आगे है ये, इसकी बात करें, राज्य का महाधिवक्ता, जैसे भारत का महान्यायवादी होता है एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऐसे ही ये रहता है राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ये राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार रहता है। इसका जो कार्यकाल है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है और नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल। बस हो गया, इतना ही पूछता है और कुछ नहीं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कानूनी कौन परामर्श देता है, ये बात हो रही राज्य सरकारी, तो कौन देता है, एडवोकेट जनरल। और केंद्र में एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महाधिवक्ता। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने की अधिकृत है किसकी, एडवोकेट जनरल की। अब है संसद के अंग। संसद के अंग इधर है राज्यसभा, इधर है लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग है। कैसा है, अभिन्न अंग है। और ये उच्च सदन है, ये निम्न सदन है, ठीक है दोस्तों। और ये जनता का सदन है, इसको जनता का सदन भी कहते हैं। किसका, जनता का सदन। इसके जनता का प्रतिनिधित्व होता है, इसमें राज्य का प्रतिनिधित्व होता है। आगे बात करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा गठन तिथि 3 अप्रैल 1952। कब, 3 अप्रैल 1952। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को। उच्च सदन है, स्थायी सदन है। सदस्य संख्या, जो सदस्यों की संख्या है निर्धारित नहीं है, यानी अधिकतम कितने होंगे, 250। ये अधिकतम में से 238 निर्वाचित, 12 मनोनीत। वर्तमान में कितने, 245। 245 में से कितने, 233 निर्वाचित हैं, 12 मनोनीत हैं। आगे हैं सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। पदेन सभापति कौन रहता है, उपराष्ट्रपति। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्ति यानी सेवानिवृत्त हो जाती हैं। प्रथम सभापति कौन था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और यही प्रथम उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट। अब इसके क्वेश्चन लगाते हैं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके आधार पर दिया जाता है, तो किसके, जनसंख्या के अनुसार पर। इसका हो गया जनसंख्या। आगे बात करें, राज्यसभा के निश्चित सदस्यों की संख्या क्या है, 250। आगे बात करें, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधान सभाओं के द्वारा, तो इसका आंसर ये हो गया। और राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके आधे सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष में। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक, तो इसके आंसर ये हो गया, यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। आगे राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर है 1952। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने, 6 वर्षों के लिए। इसका आंसर ये हो गया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वो किया जाता है कितने, 12 सदस्यों को। सामाजिक सेवा, कला, विज्ञान और इनके क्षेत्रों से नियुक्त किए जाते हैं, यानी मनोनीत किए जाते हैं। आगे राज्यसभा कितने सदस्यों द्वारा भंग की जा सकती है, कोई नहीं, यानी इसको भंग नहीं किया जा सकता। ये एक तरह से स्थायी सदन है और लोकसभा को भंग किया जा सकता है।
राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। आगे, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। आगे, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन रहता है? उपराष्ट्रपति। आगे, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी वो कौन थी? नरगिस दत्त। आगे, निम्नलिखित में से कौन विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तुत किया जाता है? यानी कौन सा किया जाता है? अगला है निम्नलिखित में से, इसका कौन हो गया? नरगिस दत्त। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तुत नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? धन विधेयक। इसको सबसे पहले कहाँ पर? लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सभा का अध्यक्ष उसके सदस्य नहीं होता है? तो कौन नहीं है? राज्यसभा का उसका सदस्य नहीं होता है। वो किसका? यानी वो राष्ट्रपति होता है, जो सभापति होता है वो। आगे, निम्नलिखित में से राज्यसभा की एकांतक शक्ति के अंतर्गत क्या आता है? वो है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ये हो गया। आगे है लोकसभा। लोकसभा निम्न सदन है, अस्थायी सदन है। इसमें अधिकतम सदस्य 550 हो सकते हैं। उसमें से 530 सदस्य राज्य से, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से, और वर्तमान में सदस्य 543 है। जो 2 सदस्य थे वो खत्म कर दिए गए हैं, जो आंग्ल भारतीय थे, एंग्लो इंडियन। और 524 राज्यों से, 19 संघराज्य जो यूटी से, केंद्र शासित प्रदेशों से। सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। प्रथम अधिवेशन हुआ था 13 मई 1952 को। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर यानी गणेश वासुदेव मावलकर। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कितनी? 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। आगे बात करें लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य जो वो है कथन सही नहीं है? निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ये ठीक है। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी ठीक है। निर्वाचन के लिए मतदाता की सूची को राष्ट्रपति के निर्देश या नियंत्रण, ये गलत हो गया। आगे है, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वाह के लिए आवश्यक कर्म, ये ठीक है। आगे है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? वो कितना है? 20। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो कितनी है? 550। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना के अनुसार पर हुआ है। आगे, निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षित नहीं है। तो उसका आंसर हो जाएगा कौन सा? केरल और तमिलनाडु। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किसके? यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों का कितना है? 84। SC ST के लिए। निम्न में से किस राज्य में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं? तो वो कौन है? मध्य प्रदेश। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किस प्रतिनिधित्व के आधार पर मनोनीत कर सकता है? यानी आंग्ल भारतीय। इसको खत्म कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा। आगे है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए? 1/10, जिससे कि प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है उपयुक्त तीनों के द्वारा। लेकिन विघटन और सत्रावसान ये कौन करता है? राष्ट्रपति। इसको कौन करता है? लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? कम से कम मिनिमम 2, वर्ष में 2। भारत में किस राज्य का लोकसभा में प्रतिनिधित्व और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा है? वो कौन है? उत्तर प्रदेश। आगे, लोकसभा का नेता कौन रहता है? प्रधानमंत्री।
आगे लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। आगे लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। आगे लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। आगे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर। इसका आंसर ये हो गया। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो कौन नहीं लेता है? स्पीकर, क्योंकि वो जो लोग एक तरह से संसद की शपथ ले चुका होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से, पारित संकल्प से। तो इसका आंसर यही हो गया। आगे लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को कास्टिंग वोट का प्रयोग है, यानी जब वोट बराबर हो जाए उस स्थिति में वो अपना वोट प्रयोग कर सकता है, टाई की स्थिति में। प्रोटेम इसकी जो स्पीकर होता है सामान्यतः किसके लिए नियुक्त होता है? इसका हो जाएगा ये नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक होता है। अगला है लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो कौन थी? ये मीरा कुमार। आज के लिए यहीं तक छोड़ते हैं और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इस क्लास को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो PDF मैं आपको बता दूं, जब आपकी सारी क्लास हो जाएंगी इसकी पॉलिटी की, उसके बाद इसको PDF डालूंगा। नहीं, उससे पहले आप चैनल पर जा सकते हैं, और भी कुछ मिलेगा। और मैंने बहुत सारी क्लासें करा दी गई हैं, पॉलिटी की भी करा दी हैं, इन्वायरमेंट की करा दी हैं, उनको देखें। और विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल को ऐड हो जाएं, वहाँ से इसकी PDF ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।